और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि हिंदुस्तान ने प्याज की एक्सपोर्ट पॉलिसी में तब्दीली की है। प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद की गई है। वजारत सनत और तिजारत ने यह अहम फैसला लिया है। तो हिंदुस्तान ने प्याज की एक्सपोर्ट पॉलिसी में तब्दीली की है। प्याज के एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद की है। वजारत सनत और तिजारत ने यह अहम फैसला लिया है क्योंकि इस वक्त मुल्क में प्याज की कीमत आसमान छू रही है। 70 से 80 रुपए किलो मुख्तलिफ शहरों और रियासतों में प्याज बिक रहा है, जिसकी वजह से अब मरकजी वजारत सनत और तिजारत ने बड़ा फैसला किया है। प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद की है और मरकजी सरकार ने प्याज की एक्सपोर्ट पॉलिसी में तब्दीली करने का भी ऐलान किया है ताकि अवाम को राहत मिल सके, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। 60 से 80 रुपए फी किलो के हिसाब से प्याज मार्केट में मिल रहा है, जिसकी वजह से आवाम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब मरकजी वजारत बराए सनत और तिजारत ने बड़ा फैसला किया है। मरकजी सरकार ने प्याज की एक्सपोर्ट पॉलिसी में तब्दीली की है और अब प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी भी आयद कर दी है ताकि आवाम को इसमें एक बड़ी राहत मिल सके। खबर कश्मीर से है, जहां चंद रोज से सड़कों पर निजी गाड़ियों की आवाजाही के साथ साथ अब सुबह के वक्त चंद दुकानें भी खुल रही थीं। ताहम जुमे के बाद इसमें कमी देखने को मिली है। श्रीनगर के संडे मार्केट में आज दिन गुजरने के साथ भीड़ बढ़ने लगी और लोग यहां खरीदारी करते नजर आए। श्रीनगर के सड़कों पर निजी गाड़ियों के साथ साथ ऑटो रिक्शा देखे जा सकते हैं। कुछ मकामात पर सुबह के औकात में दुकानें भी आधी खुली रहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है। अक्सर इलाकों में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। कश्मीर में 5 अगस्त के बाद तालीमी सरगर्मियां काफी मुतासिर हैं। इससे तलबा तशवीश में है। वादी में मजमूई तौर पर हालात काबू में है। हम लोग बड़ी ईद के पहले से हम लोग स्कूल जा ही नहीं पा रहे हैं और हम लोग अब घर में भी क्या करके बैठेंगे, बोर हो गए हम लोग घर पे बैठ के। तो हम लोग थोड़ा खेलते भी थे और पढ़ते भी थे और मैं दर्सगाह भी जाता था शाम को, उससे भी थोड़ा तो भी टाइम होता था स्पेंड। दिन भर ऐसे बैठे होते हैं और पढ़ाई कर रहे होते हैं, घर में बोर भी हो जाते हैं। तो क्या कुछ याद आता है स्कूल डेज का? अपने फ्रेंड्स और साथ में जो हम खेलते थे और साथ में जो हम पढ़ते थे। कश्मीर में करीब पिछले 2 महीने से चल रहे हालातों के बीच जहां आज यहां पे सड़कों पे निजी ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ऑटो रिक्शाज देखने को मिल रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें तो आज सुबह पहले श्रीनगर का संडे मार्केट जहां पे सन्नाटा पसरा हुआ, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते यहां पे लोगों की आवाजाही फिर देखने को मिली और यहाँ पे कहीं जो पटरियाँ हैं वो लगी और लोग खरीदारी करते नज़र आए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो मोबाइल टेलीफोनी और इंटरनेट की खिदमात अभी भी मुअत्तल है। हालांकि कहीं क्वार्टर से इसको रेस्टोर करने की बात कही जा रही है, खासकर उन लोगों के जिनके बच्चे या फिर रियासत से बाहर या मुल्क के बाहर पढ़ाई या फिर काम काज के सिलसिले में है। उनकी ये मांग ज़रूर रही है कि मोबाइल सर्विस को जल्द बहाल किया जाए। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर जिला पुंछ में एलओसी पर जहां हिंदुस्तानी आर्मी मुस्तैदी से तैनात है, वहीं एलओसी पास वाले इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ सीआरपीएफ और एसएसबी एलओसी के उस पार से होने वाली दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के साथ साथ लोगों को महफूज रखने के लिए दिन रात तैनात है। सिक्योरिटी फोर्सेज एलओसी के पास के इलाकों में रात को खुसूसी गश्त अंजाम देते हैं। वहीं इन इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई जगहों पर एम्बुश भी लगाए हैं ताकि किसी भी तरह की दरअंदाजी को नाकाम बनाया जा सके। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज की तैनाती से मकामी लोगों को काफी राहत मिली है। फायरिंग और घुसपैठ की कोशिश से तो हम काफ़ी परेशान होते हैं, क्योंकि जब उधर से गोलाबारी होती है तो वो अपने ट्रुप्स निकालते हैं, तो इस तरफ भी सिविलियन को दूसरे किस्म का भी डर होता है कि कहीं कोई ऐसे लोग ना आगे घुस जाएं कि जिनकी वजह से हमें परेशानी हो। तो दूसरी बात तो ये है कि जो हमारे बॉर्डर पे लोग हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होती है, प्लस जो साथ में कैमोफ्लाई है इसमें और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। मगर अब जब से हमारे यहाँ नज़दीक हो जाई है
तो उसका हमें काफ़ी लाभ मिल रहा है। तब तक हमें कोई इस वक्त मतलब किसी किस्म का डर नहीं है, क्योंकि फ़ौज हमें रात को, दिन को, देर रात को भी आके ये हमें पूछते हैं कोई आपको परेशानी, कोई आया, कोई गया। तो हम अभी अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं जब से फ़ौज आई है। बॉर्डर भी यहाँ साथ है, यहाँ पास शाहपुर किले में आज भी फायरिंग हो रही है, तो हम लोग यहाँ चैन से सोते हैं। जब से ये फोर्स आई है ऐसे होता है कि कोई इन्फिल्ट्रेशन में कोई मिलिटेंट ना आ जाए, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी पर ज़्यादा अटैक करते हैं, खतरा रहता है, क्योंकि मक्खी होती है, एक दूसरे से कोई ताबन नहीं होता है। लेकिन जब से ये फोर्स आई है हम आराम से सोते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, इनकी लगातार चलती रहती है, हमें कोई खतरा नहीं, हम बिल्कुल सेफ हैं इनकी बदौलत से। एलओसी पर पाकिस्तान की जानिब से आए दिन जो है गोलाबारी करके घुसपैठ की कोशिश की जाती है, लेकिन भारतीय सेना जहां पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब देती है, वहीं जो नियंत्रण से जुड़े गांव हैं वहां पर जितने भी अर्ध सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह सुरक्षा से तैनात हैं और लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, ताकि घुसपैठ करने वाले आतंकवादी गाँव में किसी को नुकसान न पहुँचा सकें। मनीष शर्मा, न्यूज़ 18 उर्दू, एलओसी गाँव, पुंछ। दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह ने एक प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने अपने खिताब में जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी का तज़किरा किया। शाह ने कहा कि आज भी दफा 370 और कश्मीर पर अफवाहों का बाजार गर्म है। उन्होंने कहा कि 1947 से ही कश्मीर बहस का मौजू रहा है, लेकिन आज अवाम के सामने तारीख को मस्ख करके पेश किया जा रहा है, हक़ाइक़ की पर्दापोशी की जा रही है। अमित शाह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि तारीख को सही तनाजुर में पेश किया जाए। दूसरी तरफ अमित शाह ने कश्मीरी पंडितों पर हुए मजालिम का भी तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि हुकूक इंसानी के अलंबरदार उस वक्त कहां थे जब कश्मीरी पंडितों को इलाके से बेदखल किया जा रहा था। और बहुत सारी गलत फहमियां धारा 370 और कश्मीर के बारे में आज भी फैली हुई है, उसका स्पष्ट होना जरूरी है। और जितना स्पष्ट कश्मीर की जनता के बीच में होना जरूरी है, इतना स्पष्ट कश्मीर के अलावे के भारत की जनता में भी इसका स्पष्ट होना जरूरी है। मित्रों, कश्मीर का इतिहास हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि सन 47 से कश्मीर चर्चा का विषय रहा, सन 47 से कश्मीर विवाद का भी विषय रहा, परंतु इतिहास को तोड़कर मरोड़कर लोगों के सामने रखा गया है, कभी सच्ची बात रखी नहीं गई है। और मैं मानता हूं समय आ गया है कि इतिहास सच्चा लिखा जाए, इतिहास की जानकारी सच्ची जनता के सामने रखी जाए। धारा 370 ने विचित्र प्रकार के कई प्रावधान, कई विशेषाधिकार दिए, जिसने ना जम्मू कश्मीर का भला होने वाला था, ना देश की एकता और अखंडता का भला होने वाला था, ना घाटी के जनता का भला होने वाला था, मगर एक प्रकार के अपप्रचार के कारण चला। कहीं भी पर भी दुनिया में कोई देश में ऐसा नहीं होगा कि दो झंडे हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा दो संविधान हो, कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि एक देश के अंदर दो प्रधानमंत्री हो। श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते के अंदर समाप्त कर दी कि अब ये मसला है वो दो देश ही चर्चा कर पाएंगे, किसी की मध्यस्थी नहीं होगी। वो इंदिरा जी ने इंदिरा भुट्टो पैक्ट के अंदर साइन करवा लिया था। क्या आप यूएन का हवाला दें? दुनिया भर के पत्रकार वहां जा रहे हैं, आलेख भी लिखते हैं, फोटोग्राफ भी छापते हैं, सबको मिलने की छुट्टी। कहां है प्रतिबंध? प्रतिबंध आपके दिमाग के अंदर लगा है, प्रतिबंध कश्मीर के अंदर नहीं लगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू को गैर मुल्की जबानों के जुमरे में रखा गया है, जिस पर एतराजात का सिलसिला जारी है। अब देखना है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से क्या लाहिए अमल तैयार किया जाता है, क्योंकि इस मसले को लेकर कल पंजाब यूनिवर्सिटी में अहम मीटिंग होने वाली है। दानिशगाहों में उर्दू की मौजूदा सूरत हाल से सभी वाकिफ हैं। उर्दू को कहीं अपनों की बेमुरवती का सामना है तो कहीं गैरों के जरिए उर्दू की हक तलफी की जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू तालीम खत्म किए जाने की खबर को न्यूज़ 18 ने तरजीही बुनियाद पर नशर किया था, जिसके बाद रियासत में ज़ेर इक़्तिदार कांग्रेस के ही एक रुकन असेंबली राजकुमार ने पंजाब यूनिवर्सिटी के इस फैसले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कांग्रेस रुकन असेंबली ने इस फैसले के लिए RSS को जिम्मेदार करार दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू को बैन करना ये हिंदुस्तानी सभ्यता के खिलाफ है, हिंदुस्तान की
परंपरा के खिलाफ है, हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है। और ये आरएसएस यूनिवर्सिटियों में अपना एजेंडा लागू करना चाहती है। देश सबका है, देश सब धर्मों का देश है। रब आखो या मौला, केड़ी गल दा रोला, ये किस चीज का शोर मचा रहे हैं। और मैं समझता हूं सभी भाषाओं को इज्जत मिलेगी तभी देश तरक्की करेगा। अलमिया यह है कि उर्दू को पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की जबानों के जुमरे में रखा गया है। यूनिवर्सिटी के डीन ने सर्कुलर जारी करके उर्दू को गैर मुल्की जबानों के शोबों में जम कर दिया, जिस पर शोबा उर्दू के सदर ने भी इस फैसले की सख्त मुखालफत की। इन्होंने खत लिखकर कहा कि उर्दू गैर मुल्की नहीं बल्कि हिंदुस्तानी जुबान है। ये विवाद जो हुआ है ये आज से 1.5 साल पहले शुरू हुआ है, और जब प्रोफेसर अरुण कुमार गुरवर साहब थे यहाँ वाइस चांसलर, तो उनके ज़माने में एक मीटिंग हुई थी और ये डिपार्टमेंट को मर्ज करने की बात चल रही थी। तो उन्होंने उसी वक्त उसको कट किया था और कहा था कि हाँ ये गलती हुई है, इसको इंडियन लैंग्वेज में रखा जाएगा। उसके बाद फिर अब ये नया इशू आया है फिर मर्ज करने के लिए। इसमें दोबारा से इन्होंने वही गलती कर दी है कि इसको फॉरेन लैंग्वेज में रखा है। और इसमें मैंने DUI यानी डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन को लेटर भी दे दिया है कि सर ये इंडियन लैंग्वेज है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 लैंग्वेजेस जो हैं उसमें उर्दू एक है। और अगर इसको कोई बाहर का कोई भी कंट्री बोल रही है या कहीं भी बोली जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब फॉरेन लैंग्वेज हो गई है। इस पर हमारे DUI साहब ने ये बात कही कि इसको हम जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है उसमें ये इशू पुटअप करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे कि कैसे ये फॉरेन लैंग्वेज में रखा गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के तासुब ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा कि उर्दू वाले क्या कदम उठाते हैं, जबकि ये कोई नया मामला नहीं है बल्कि गुज़िश्ता 1.5 वर्षों से चला आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो वहीं इस मामले पर यह मामला भी एक तरह से तूल पकड़ता जा रहा है। इस ताल्लुक से मशहूर शायर और कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है और पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह पर तंज करते हुए एक खूबसूरत शेर पेश किया है। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा कि कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है और ये यहीं पली बढ़ी है। कुमार विश्वास ने लिखा है कि उर्दू संत कवियों की कुटिया और पीर फकीरों के हुजरे में जमा हुई है। उम्मीद है कि इस पुरअसर जबान की कैप्टन अमरिंदर सिंह हिफाजत करेंगे। उर्दू के मशहूर अदीब व शायर शाहिद माहुली का इंतकाल हो गया है। बीती शब शाहिद माहुली ने दिल्ली में आखिरी सांस ली। काफी अरसे से निमोनिया के शिकार थे। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। शाहिद माहुली कई शेरी मजमुओं के खालिक हैं। गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर शाहिद माहुली रह चुके हैं। बिहार में हर तरफ बारिश से तबाही की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लोग घरों में कैद होकर रह गए। इस दौरान बच्चों ने एक अनोखी पहल की है। पटना के कंकड़ बाग में फंसे लोगों को निकालने के लिए बच्चों ने थर्माकोल और दीगर अशिया को जोड़कर एक कश्ती तैयार की है और ये बच्चे सैलाब में फंसे लोगों को इस कश्ती के जरिए महफूज मकामात पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। बहुत अच्छी पहल है। एक छोटे छोटे चीज को मिलाकर, छोटे छोटे कार्टून के इसको मिलाकर काम चलने लायक एक छोटी सी नाव बनाकर ये लोकल आदमी को बहुत मदद कर रहे हैं। ये भी दुर्भाग्य है, जिला प्रशासन को NDRF की टीम को यहाँ पे बोट चलानी चाहिए, एकदम रहनी चाहिए थी, एकदम रहनी चाहिए। ये खतरनाक भी हो सकता है आपका जो ये जो है आपका ये खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन क्या किया जाए, ये लोग मदद करते हैं, एकदम मदद करते हैं। देखिए किस तरीके से ये बहुत खूबसूरत सा किस तरीके से बनाया है, छोटे बच्चों ने जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। मानते हैं कि एक अच्छी सी कोशिश है, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छी सर, सुविधा मिल रहा है, बहुत सुविधा मिल रहा है, बहुत आराम मिल रहा है सर। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में एक सांड लोकनायक एक्सप्रेस की जद में आ गया, जिसकी वजह से रेल सर्विस काफी देर तक मुतासिर रही। काफी मशक्कत के बाद इसे ट्रैक से हटाया गया। लोकनायक एक्सप्रेस दिल्ली से छपरा जा रही थी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ट्रैक पर आवारा जानवर घूमते रहते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा पेश आ सकता है। सर हमेशा सर यहाँ मतलब जानवर घूमते रहते सर, यहाँ कोई कर्मचारी सर आता जाता नहीं सर, ये हमें पर लापरवाही का विषय है। हाँ जी सर। और क्या कहना चाहेंगे कि ये दुर्घटना घटना एक नहीं, अब सारी दुर्घटना तो है ही सर। अगर कोई यहाँ पर वस्तु है, बोल नहीं सकता। हाँ जी सर, बोल नहीं सकता सर।
और ये हमेशा सर ऐसा यहाँ मतलब हमेशा मतलब घटना होती रहती है। प्रशासन बिल्कुल इसमें मतलब ध्यान नहीं देता। ये ट्रेन थी लोकनायक, ये छपरा से दिल्ली आती है, उससे रनिंग ट्रेन थी, यहाँ से थ्रू पास होती है। उससे ये साहिबाबाद गांव के पास एक आवारा पशु सांड है, वही टकरा गया था। इसमें किसी तरह की क्षति नहीं हुई, सांड टकरा के सांड की मृत्यु हो गई है। ट्रेन लगभग आधा घंटा डिटेन हुई है और आधे घंटे के बाद रेलवे के कर्मचारी और हम लोग मिलकर लाइन क्लियर कराएं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी बातों के जरिए दिन को रात और रात को दिन बना रहे हैं, लेकिन मोदी का यह जादू ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं। साबिक मरकजी वजीर, कांग्रेस के सीनियर लीडर सीएम इब्राहिम ने बेंगलुरु में जनता की अदालत में इन ख्यालात का इजहार किया। विजन कर्नाटक के तहत बेंगलुरु में जनता की अदालत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। कटघरे में थे साबिक मरकजी वजीर सीएम इब्राहिम, कांग्रेस के रुकने काउंसिल सीएम इब्राहिम से एडवोकेट अयूब खान और गुलाम गौस ने ढेर सारे सवालात पूछे। मौजूदा हालात पर सीएम इब्राहिम ने कहा कि मुल्क की मईशत की कमर टूट रही है, फिरका परस्ती बढ़ रही है, मजहब के नाम पर नफरत फैल रही है, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी बातों से दिन को रात और रात को दिन बना रहे हैं। मोदी के अंदर जो बोलने की वकाबली है, दिन को रात बनाते हैं, रात को दिन बनाते हैं, वैसा वकाबुलरी का एक लीडर जो है हिंदुस्तान के अंदर है। इस वक्त कोई कौम उसे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये ज्यादा दिन चलता नहीं, तुम्हें याद रखिए। ये मिट्टी की ऐसी तासीर है, जुल्म अगर ज्यादा हुआ, नेचुरल क्यूर की मिट्टी है ये, और बहुत सारे सूफियाने कराम आराम फरमा रहे हैं यहां पे। तो ये जरा दिन तकलीफ हम ना दिखेंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं उन्हें रियलाइज कर लेते हैं हमें मोदी को, बीजेपी को मान को गलती कर ली है। तो उस वक्त तक हमें क्या करना, होश में रहना, जोश नहीं। सीएम इब्राहिम ने कहा कि मुसलमानों में क़यादत का फुकदान है। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों में हक बोलने वालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और खुद कांग्रेस में ही उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। वो बोल कोच म्हणजे आज कांग्रेस में भी क्या करें, साइडलाइन करने की वजह क्या करते हो, ये खाली उठा के बोलता, उनका खाली उठा के बोलता। मैं बोला सिद्धरामैया को 10 वक्त बोले, मैं आई कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। अब हाई कमांड क्या करते हैं, उन्हें ये एमएलए इन्हें सब तुम अकेले हैं। मैं बोला हक बोल रहा हूं मैं, नो यू एडजस्ट विद द टाइम। विजन कर्नाटक के नुमाइंदों ने कहा कि अक्सर सियासी लीडरान इक़्तिदार मिलने के बाद आम लोगों से दूर दूर ही रहते हैं और इसी कमी को दूर करने के लिए जनता की अदालत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। एहसास करेंगे अक्सर क्या होता है कि लीडरान अपने मकाम मर्तबे पहुंचने के बाद लोगों से अवामी रब्ता टूट जाता है, लोगों के ख्यालात का उनको पता नहीं चलता, उनके जज्बात का पता नहीं चलता। ये विजन कर्नाटक इसकी तर्जुमानी करता है, लोगों को और लीडरों को आपस में मिलाता है। हमें अफसोस इस बात का है कि कौम के रहनुमा और कौम के लीडर हमारी कौम के सामने सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे। हमें अफसोस इस बात का है, लेकिन हम कोशिश करेंगे। अब तक तो हमारे कई प्रोग्राम हुए हैं। मुस्लिम दानिशवरों की तंजीम विजन कर्नाटक ने अपने अगले प्रोग्राम में आरएसएस के नुमाइंदों को मदऊ करने का फैसला किया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। फतवा देने वाले दीनी मदारिस और मुफ्तियाने कराम को फतवा देने से पहले खास एहतियात बरतने की जरूरत है। दीनी मदारिस की तरफ से दिए जाने वाले फतवों को मीडिया में जानबूझकर गलत तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी सूरत में नए मुफ्तियाने कराम को तरबियत देने की जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद होने वाले 2 रोजा तफहीम शरीयत वर्कशॉप में किया गया। देखिए खास रिपोर्ट।
दीनी मदारिस से फारिग होने वाले नए मुफ्तियान कराम को फतवा नवीसी की तरबियत देने के मकसद से इलाहाबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस वर्कशॉप का इफ्तिताह मुल्क के मुमताज आलिम दीन मौलाना शाह कमरुज़्ज़मा ने किया। वर्कशॉप में पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर रुकन मौलाना खालिद सैफुल्लाह ने बताया कि दीनी मदारिस की तरफ से दिए जाने वाले फतवे मीडिया में गलत तरीके से पेश किए जा रहे हैं और ऐसे में फतवा देने से पहले खासी एहतियात बरतने की बेहद जरूरत है। अगर कोई ऐसा सवाल हो जिससे इंतशार पैदा हो, जिससे गलतफहमी पैदा हो, तो मुफ्ती को फतवा देने से एहतियात करनी चाहिए। तो इसलिए उसकी तरबियत शुरू से होती है। मीडिया वाले फतवे को अपनी जगह से हटाकर इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं एक मिसाल दूँ, दारुल देवबंद का एक फतवा आया कि डबल बेड पर एक बाप और उसकी बेटी न सोए या माँ है उसका बेटा न सोए। तो अब ये ख़ास पस मंज़र में है कि जब लड़के बड़े हो जाएं, लड़कियां बड़ी हो जाएं, तो उनका बिस्तर अलग होना चाहिए। अब मीडिया वालों ने उसको यूँ पेश किया कि दारुल देवबंद ने फतवा दिया है कि डबल बेड पर सोना जायज़ नहीं। इस वर्कशॉप में मशक़े यूपी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 150 दीनी मदारिस के मुफ्तियान कराम ने शिरकत की। वर्कशॉप में इस बात पर भी खासा जोर दिया गया कि फतवा मांगने वाले की नीयत और उसकी मंशा के बारे में जानना बेहद जरूरी है। वर्कशॉप में ये भी कहा गया कि कुछ शरपसंद अनासिर मीडिया में फतवे के गलत इस्तेमाल की कोशिश कर रहे हैं। उलमा हज़रात मुफ्तियान किराम जो फतवे दे रहे हैं उसमें उस बुनियादों पर ही देते हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की तफ़हीम शरीयत ये चाह रही है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाह रहा है कि किसी भी तरीके से वो तमाम मामलात इस तरीके से सामने आवे कि जो सवाल करने वाले लोग हैं उनका पूरा नाम, उनका पता, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, उनके अग़राज़ व मक़ासिद सारी बातें सामने हैं, उसके बाद ही उस पर फतवा दिया जाए। हालात हाज़िरा के तहत मसाइल पेश आते हैं, उन मसाइल का जवाब किस तरह दिया जाए, उसका फतवा किस तरह से लिखा जाए, फतवा नवीसी के उसूल ज़ाब्ते जो हालात हाज़िरा में जिनका तकाज़ा है उसके मुताबिक जो है लिखा जाए, इसी की ख़ास तरबियत दी जा रही है। और तफ़हीम शरीयत का मतलब यही है कि शरीयत का समझना और समझाना दोनों सीखें ताकि कौम को समझाया जा सके। 2 रोज़ा वर्कशॉप में मुफ्तियान कराम को मुसलमानों को दरपेश नए फ़क़ी मसाइल से आगाह किया जाएगा। उनको इस बात की भी तरबियत दी जाएगी कि नए समाजी मसाइल और तलाक़े सलासा के ताल्लुक से पूछे गए सवाल का जवाब किस तरह दिया जाए। वर्कशॉप में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मदारिस की जानिब से दिए जाने वाले फतवों को मीडिया गलत इस्तेमाल न कर सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक कामिल की रिपोर्ट। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।